हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बैंक जो झारखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे JCRT के द्वारा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है JCRT रांची झारखंड, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट इससे मैच कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख करके जाएं और वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें, दूसरे स्कूल के भी बच्चों को, ताकि वो लोग को भी लाभ मिल सके। ठीक है, लेकिन आप लोग क्यों कीजिएगा, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को आप लोग चाहिएगा कि हाँ वो टॉप ना कर जाएगा ऐसा बात नहीं है भाई। सबको बताइए, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ऐसा थोड़ी है कि वो आपसे ज़्यादा नंबर। चलिए, सबका पास करना है, सबको बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो बताइए, मानव नेत्र जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है? तो तुरंत आंसर है उत्तल लेंस। सब लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस रहता है। याद है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस आँख होता है, और यहाँ पे ये होता है, और इसके अंदर जो रंगीन भाग होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। मतलब ये काला के चारों तरफ ऐसे जो होता है रंगीन भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। चलिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो बताइए, किस पे बनता है प्रतिबिंब? तो दृष्टि पटल पे बनता है प्रतिबिंब। तो ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम बिंदु बोलेगा। देखिए, बहुत सारा लोग क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि बस देख करके और आंसर 25 सेंटीमीटर मार देते हैं। पर वहाँ पे देखिए, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कि अधिकतम दूरी पूछ रहा है? तो अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा। या कभी कभी क्वेश्चन बोलता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी नहीं है, इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। चलिए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र द्वारा नहीं, मतलब लेंस, नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र लेंस के जो द्वारा बनता है प्रतिबिंब, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमको वो वस्तु कैसा दिखता है? सीधा। तो वो किसके कारण होता है? तो तंत्रिका तंत्र के कारण, क्योंकि वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और तंत्रिका तंत्र जो है वो उसको सीधा करके हमारे मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समान दृष्टि की दूर बिंदु कितनी होती है? मतलब अधिकतम बिंदु क्या होता है? तो अनंत। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश की मात्रा, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। तो यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पुतली क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो बताइए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर से आने वाले प्रकाश की किरण को हमको क्या करना है? निकट करना है। तो दूर से आने वाला जो प्रकाश की किरण है उसको निकट करना है। तो निकट करने के लिए हम लोग क्या कर लगाएंगे? तो अवतल लेंस लगाएंगे। तो अवतल लेंस क्या करेगा? उस प्रकाश की किरण को नज़दीक कर देगा, इधर ये नज़दीक कर देगा। तो इस लेंस को लगेगा कि ये नज़दीक से आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो दिखाई देती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब निकट से आने वाला जो प्रकाश की किरण है उसको दूर करना होगा। तो निकट से आने वाले प्रकाश की किरण को कौन दूर करेगा? तो उत्तल लेंस। इसको इधर करेगा तो इसको क्या लगेगा? इस लेंस को लगेगा कि दूर से आ रहा है। यहाँ पर का जो नेत्र लेंस है उसको लगेगा कि दूर से प्रकाश की किरण आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो बताइए, इंद्रधनुष हम क्लास में बताए थे, बहुत अच्छा से सबको लिखवाए थे। तो इंद्रधनुष कब बनता है? जो वर्षा होता है उसके बाद बनता है। और इंद्रधनुष बनने में क्या क्या सा लगता है? तो इंद्रधनुष किस तरह से बनता है? तो यहाँ पे क्या होगा? वन विक्षेपण भी होगा, 7 कलर हमको मिलता है तो वन विक्षेपण तो होगा ही होगा, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा।
अब ये किस तरह से होता है, तो वर्षा का बूंद यहाँ पे हवा में लटका हुआ रहता है, इधर सूर्य रहता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण इसमें जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है और 7 कलर में विभक्त होकर के यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक, ये बाहर नहीं निकल करके इधर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इससे फिर यह क्या होता है, इधर निकलता है। तो यहाँ पे जो आँख होता है, उस आँख को यहाँ पे क्या होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये आँख यहाँ पे बनाती है, तो ये आँख को लगता है कि इधर से ये 7 रंग आ रहा है, तो इधर यहाँ क्या होता है, रेनबो, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है हमको रेनबो। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों होता है, तब यहाँ पे इंद्रधनुष बन पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना घटना किस घटना के ऊपर दस्तक करता है? तो बताइए, तारा जो टिमटिमाता है वो किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं देकर के क्या दिया, प्रकाश का अपवर्तन। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पराकिरणन या वर्ण विक्षेपण? तो क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो सब लोग जानते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, चलिए आगे हम बताएंगे, ज़्यादा होता है तो प्रकीर्णन कम होता है, 1/λ/4 होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, 2 ऑप्शन और देख, सिलियरी पेशियों द्वारा या परितारका द्वारा? तो किसके द्वारा करते हैं? तो सिलियरी पेशियों द्वारा करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघुत्तरीय हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की जो समंजन क्षमता है उससे क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कराता है। तो ये बोलेंगे नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उससे हम लोग नेत्र लेंस का समंजन क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा इसे दूर कैसे किया जाता है? देखिए ये थोड़ा लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय टाइप का ये क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, तो यही हाँ लघुत्तरीय है। चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन है, मतलब 3-4 नंबर के लायक, 3 नंबर के लायक है ये क्वेश्चन। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसे कैसे दूर किया जाता है? अब इसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चन, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे हमको फिगर बनाना पड़ेगा, पर शॉर्ट में पूछा है तो फिगर बनाना जरूरी नहीं है। अब जगह वहाँ पे रहेगा तभी आप बना सकते हैं, शॉर्ट वाला में जगह थोड़ा कम रहता है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जब मानव नेत्र में ऐसा प्रॉब्लम हो कि वो निकट की वस्तु तो देख पाता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। हम बताए थे निकट दृष्टि दोष है, पर नाम उल्टा यहाँ पे दिया है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का वस्तु दिखाई देगा पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उल्टा होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इसका कारण क्या दे रहा है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है। तो ये क्या होगा, लेंस का मोटाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष यहाँ पे बता रहा है, तो मोटा हो जाता है और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना चाहिए। नेत्र का जो गोलक है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तो लेंस जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट की वस्तु तो दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर से आता है जो वो वस्तु का प्रतिबिंब है, तो दूर से क्या होता है, समांतर प्रकाश की किरण आता है, तो ये फोकस पर कटेगा, तो फोकस इसका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये क्या होता है, दृष्टिपटल रेटिना से पहले ही क्या होता है, ये कट जाता है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो दो कारण है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या फिर नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये दोनों में से कोई भी एक कारण रहेगा तो उसको कौन सा दृष्टि दोष रहेगा, निकट दृष्टि दोष रहेगा। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल लेंस क्या करेगा, जो दूर से आते हुए प्रकाश की किरण है उसको क्या कर देगा, निकट कर देता है। तो दूर से आते हुए प्रकाश की किरण को वो क्या करता है, निकट कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस क्या होगा, दूर से जो प्रकाश की किरण आता है उसको क्या करेगा, इस तरह से फैला देगा। तो फैला देगा तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, उसको लगेगा कि निकट से आ रहा है। यहाँ पे जो
नेत्र लेंस है उसको लगेगा कि ये निकट से आ रहा है, तो फिर उसको वो रेटिना पे कट करके और प्रतिबिंब बना देगा। तो ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सब तरह के फिगर को आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं तो बहुत अच्छा आपका नंबर आने वाला है एग्जाम। देखिए कितना अच्छा सुंदर फिगर यहाँ पे बनाया गया। तो ये सब फिगर को आप लोग खुद से पेंसिल से ड्राई करके देखिए, बहुत अच्छा वहाँ पे आपका नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष, इसके कारण तथा इसे दूर करने का उपाय बताएं। तो वह दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष, तो नाम से ही क्या है दूरदृष्टि दोष, मतलब दूर का वस्तु दिखाई देगा पर निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई, जस्ट उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष लगता है उसका दूर वाला में दोष है हो, लेकिन ऐसा उल्टा हुआ हो, दूर वाला दिखता है उसको लेकिन निकट वाला नहीं दिखता है। तो दूरदृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है पर वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस उसमें क्या बताए थे मोटा, तो इसमें क्या हो जाएगा पतला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण उसका फोकस दूरी क्या होता है बढ़ जाता है। पतला हो जाता है तो फोकस दूरी उसका क्या होता है बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दूर का वस्तु दिखाई देता है पर निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे क्या होता है निकट से जो प्रकाश की किरण आता है उसका प्रतिबिंब इसका रेटिना पे नहीं बन पाता है और रेटिना के बाहर बनता है। उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के बाहर बन जाता है। ठीक है, या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका मतलब निकट से आते हुए जो प्रकाश की किरण है उसको हमको क्या करना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा। तो दूर करने के लिए हम लोग क्या कौन सा लेंस का उपयोग यहाँ पे करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो फिर इसके आगे हम लोग उत्तल लेंस लगा देंगे तो इसको और फैला देगा तो फिर वो क्या होगा लगेगा कि दूर से आ रहा है, प्रकाश की किरण दूर से आ रहा है। तो इसलिए इसको दूर संशोधन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए फिगर बनाया गया है यहाँ पे, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है रेटिना के बाहर, और इसमें कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे बन रहा है। तो इस तरह का दो फिगर बना करके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में हमको क्या करना है अंतर बताना है। तो अभी जस्ट हम लोग बताएं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा निकट का वस्तु दूर का वस्तु दिखाई देगा पर निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। फिर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है नेत्र गोलक क्या होता है लंबा हो जाता है, या फोकस दूरी क्या हो जाता है कम हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, मतलब पहले बन जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। हो गया। अब इसको इस तरह से हम लोग दूर दृष्टि दोष का लिख देंगे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े तो इसमें क्या होगा दूर दृष्टि दोष में क्या होगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का बनना। और इसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। आराम से इतना लिख दीजिए, हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझना है तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो जब क्या होता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न कलर रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के उपरांत या गुजारा जाता है, अपवर्तन नहीं गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, तो विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 रंग को दिखा देना है यहाँ पे। ठीक है, वेवग्योर होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये सब तो पूछा नहीं है। इस कारण इसका विचलन सबसे कम होता है, ये सब तो पूछा नहीं है आपका, ये बेकार यहाँ पे लिख दिया है। वर्ण विक्षेपण में इतना ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। बैंगनी रंग का कम होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है, ये सब चीज़ ये चीज़ लिखने का आवश्यकता नहीं है, ये बेकार लिखा है। इसको क्या होता है, इससे गुजारा वेवग्योर, ये वेवग्योर लिखना जरूरी है। वर्ण क्रम होता है वेवग्योर, बैजानिहा पिनाला, बैजानिहा पिनाला। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ लिखिए या मत लिखिए, ये फिगर बना दिए बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। श्वेत प्रकाश गया, कितना अच्छा सुंदर ये फिगर पेंसिल से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा। कोई कलर पेन का यूज मत कीजिए, पेंसिल से बहुत अच्छा सुंदर फिगर आपका बनेगा। तो यहाँ बैजानिया पिने इस तरह का स्पष्ट सुंदर फिगर बनाइए। एग्जाम में नंबर तो खुशी से एग्जामिनर हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो खुशी से नंबर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 नंबर की जगह पर 6 नंबर आपको दे देंगे, 4 नंबर का है तो 3 नंबर का है तो 3 ही देंगे, 5 का है तो 5 ही देंगे। इतना भी खुश नहीं हो जाएंगे कि 1 नंबर
5 की जगह पर 6 देंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, इंद्रधनुष क्या है या किस प्रकार बनता है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे कि जब वर्षा होता है तो वर्षा के बाद पानी के बूंद क्या होता है, धूल कणों के साथ हवा में लटका हुआ रहता है, और सूर्य का प्रकाश जब उस वर्षा के बूंदों पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद इंद्रधनुष क्या किधर बनता है, तो सूर्य के उल्टे डायरेक्शन में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस तरह को इसको अपने भाषा में लिख दीजिए, हो जाएगा काम। देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा है, किताबी भाषा में लिखा हुआ है, इसको अपने भाषा में आप लिखिए। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों, देखिए बताओ सूक्ष्म कणों लिखना क्या जानिए, वर्षा के बूंदों लिखिए, ठीक है, वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इतना अजीब कनिष्ठ वर्ड लिखा है, ये बेकार वर्ड लिखा है। हम लोग क्या लिखेंगे, वर्षा, बरसात होने के बाद, वर्षा नहीं बरसात आप लिखिए, क्या ज़रूरी है वर्षा लिखना। बरसात हुआ है ना, तो उसके बाद क्या हुआ है कि प्रकाश, ये वर्षा के जो बूंद हुआ है वो हवा में लटकल रहा है धूल कण के साथ। ऐसे लिखो ना, एकदम अपना भाषा में लिखो, नंबर ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण, ये बेकार, इतना बेकार लग रहा ना, ऐसा वर्ड लिखा, आप अपने खुद से लिख लीजिएगा जी, ये वर्ड हमको बेकार लग रहा है। तो फिगर हम आपको यहाँ पे देखिए, ये फिगर भी सही नहीं बनाया है, ये इंद्रधनुष का बना दिया है, काम हो गया। इससे अच्छा फिगर कौन सा अच्छा रहेगा, तो फिगर अच्छा वो रहेगा कि यहाँ पे हम लोग वर्षा का बूंद यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सूर्य बनाएंगे, और सूर्य से जो क्या होगा, प्रकाश की किरण इस वर्षा के बूंदों पर आएगा, और इसका क्या होगा, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा, 7 रंगों में परिवर्तन होगा और अपवर्तन भी होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर में क्या बोलेंगे, 1 नंबर में बोलेंगे अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन भी हुआ और क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण भी हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ। और ये 2 नंबर में यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और 3 नंबर में फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ 3 नंबर में अपवर्तन होगा, तो 3 नंबर में अपवर्तन होगा। और ये इधर जो आँख रहेगा, इस आँख को क्या दिखेगा, तो आँख को दिखेगा कि ये इधर क्या बन रहा है, रेनबो बन रहा है, इधर ये 7 रंग का रेनबो बन रहा है। तो इस तरह का फिगर आप बनाइए तो ज़्यादा अच्छी, ये बेकार रेनबो खाली बना दिया है, ये फिगर सही नहीं है। ये देखिए ये फिगर यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे क्या हो गया, श्वेत प्रकाश आ गया, तो 1 नंबर में यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन भी हो गया और वर्ण विक्षेपण भी हो गया, 7 कलर में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे 2 नंबर में क्या हो गया, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हो गया। और फिर यहाँ पे बाहर निकला तो ये अपवर्तन हुआ, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में हमको रेनबो दिखा। ये अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बताइए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। क्यों, क्या बोलेंगे, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण है, तो ये इन सभी गैसों का क्या होगा, अपवर्तनांक अलग अलग है। तो सूर्य, ये तारों से आने वाले प्रकाश की किरण इन गैसों के आवरण से क्या होगा, अपवर्तित होकर के हमारे आँखों तक पहुँचती है, तो वो हमको क्या होता है, टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो क्या बोल रहा है, तारों के टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परत का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों के चलने वाले प्रकाश की किरण इन परतों के अपवर्तन के बाद इनके मार्ग में कभी कम विचलन और कभी अधिक विचलन होती है, जिससे आँखों पे प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिसके कारण तारे हमको क्या होता है, टिमटिमाना, कभी ज़्यादा विचलन होता है, कभी कम विचलन होता है, इस कारण से ऐसा होता है। क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो क्योंकि ग्रह क्या हो, तारों से अधिक नज़दीक है, पृथ्वी के बहुत निकट है, ठीक है, ग्रह तारों से बहुत अधिक निकट है, इसलिए यह विस्तृत स्रोत का भांति माना जाता है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकार, ये अजीब देता है जी, इतना अजीब लिखता है ना। ये बताइए यहाँ से क्या होता है, वायुमंडल में बहुत कम अपवर्तन होता है, ये बोलेंगे कि इस वायुमंडलीय अपवर्तन इसका बहुत कम होता है, इसलिए वो, और ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए वो हमको टिमटिमाते हुए नज़र नहीं होते हैं, या ठीक है, बस इतना लिख दीजिए। ये बड़ा अजीब नंबर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन के कारण, पहला लिखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन, देखिए लिखा भी है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब यहाँ पर मेन रीज़न क्या है कि हमको, ठीक है, प्रकीर्णन होता है तो लाल, ये नीला रंग का ही हम लोग क्यों दिखता है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है वेवज्योर, VIBGYOR। तो रेड का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाल रंग का
तरंगदैर्घ्य सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग और लाइफ, वो 1 क्या होता है, लैम्डा पे पावर 4 होता है। तो 1/λ पे पावर 4 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितना ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उतना कम उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएं कि जो प्रकीर्णन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4 होता है। तो लैम्डा जो होता है रेड कलर का ज़्यादा होता है और ब्लू कलर का, विंडो कलर का क्या होता है, कम होता है। तो जिसका कम होता है वेवलेंथ उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ठीक है, यहाँ लैम्डा पे पावर 4 होगा। तो यहाँ पे जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जो किरण जितना ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, जितना ज़्यादा फैलेगा वो रंग हमको दिखाई देगा। तो वहाँ पे नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग हमको क्या होता है, नीला दिखाई देता है बस। और ये 1/λ पे पावर 4 लिख दीजिएगा तो और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ये प्रकीर्णन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4। तो श्योर है एकदम मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा। क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। वहाँ पे काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल या सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, जब सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरणें का प्रकीर्णन नहीं होता है, इससे अंतरिक्ष को क्या होता है, काला, मतलब वो प्रकीर्णन होगा ही नहीं। जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक हमको वो रंग दिखाई नहीं देगा। प्रकीर्णन होकर के हमारे आँख तक पहुँचेगा तभी वो हमको दिखाई देगा। तो इसलिए वो हमको क्या होता है, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। क्वेश्चन है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है। देखिए, अगर हम लोग टॉर्च से लाइट जलाते हैं, तो टॉर्च से लाइट जलाते हैं, अगर वो फैलता हुआ जाएगा तो फैल करके जाएगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। टॉर्च का लाइट अगर फैलता हुआ जा रहा है तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन लेज़र लाइट जो होता है, तो लेज़र लाइट क्या होता है, नहीं फैलता है तो वो क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। तो वही चीज़ है, जिस चीज़ का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जो कम फैलेगा वो हमको क्या होगा, ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। तो लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकीर्णन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकीर्णन कम होगा, फैलेगा कम, तो वो ज़्यादा दूर तक जाता है। इसलिए क्या होता है, खतरे का निशान लाल रंग का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर से देखने पे लाल रंग का दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे धुएं में भी बहुत कम होता है। तो ये सबसे मेन रीज़न है लाल रंग का खतरे का निशान बनाने का। तो हर चीज़ में साइंटिफिक रीज़न है, ये नहीं कि पंडित जी बोल दिए लाल रंग का तो इसलिए लाल रंग होता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तनाम क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये सारा क्वेश्चन हम क्लास में कराए हुए हैं, आप लोग जो क्लास किए हैं उस दिन वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सुबह और शाम में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। तो अधिक दूरी तय करना पड़ता है तो क्या होगा, और सारा रंग का प्रकीर्णन होकर के हमारे वो उधर ही खत्म हो जाता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो वो अधिक दूरी तय करते हुए हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। बाकी सारा रंग का प्रकीर्णन होकर के उधर ही वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हमको वो नहीं दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, रक्तदाब पर। सूर्योदय के समय सूर्य का वायुमंडल की अधिक मोटी परत से गुजरती है, जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं, और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँचता है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, रक्तदाब दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो ये भी हम क्लास में करवाए थे, एक्सपेरिमेंट भी हम करवाए थे इसका, सब लोग जानते हैं। क्लास में लाए थे, बीकर लाए थे उसका, फिर उसमें पानी लिए थे, फिर उसमें धूल रखे थे, फिर उसमें क्या किए थे, लाइट को पास कराए थे, टॉर्च के लाइट को, तो वो हमको दिख रहा था, तो वो टिंडल। या फिर बताए थे टिंडल इफेक्ट, जो घर में क्या होता है, खपड़ा का मकान होता है तो उसमें जो हल्का सा छिद्र से प्रकाश आता है तो उसमें धूल कण हमको क्या होता है, घूमता हुआ दिखाई देता है, तो वो सब टिंडल प्रभाव है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, लेकिन कोलाइडी कणों से टकरा करके होता है। तो इसके दूध एक कोलाइडी कण है जिसके वसा कण जल में निलंबित रहते हैं। धुआं भी एक कोलाइडी है। तो दूध का निलंबन पार्टिकल नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। यही कारण है कि टॉर्च के पास नीला दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश मिश्रण में आगे बढ़ता है तो मुख्य लाल रंग बच जाता है। टॉर्च द्वारा मिश्रण का रंग नारंगी लाल दिखाई देता है। ये सब तो कुछ अलग रीज़न दे दिया है, इतना रीज़न ये सब नहीं लिखना। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी आज पूरा कर लिए, मानव नेत्र और रंग बिरंगा सरकार।